नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। सूबे में राम और हिंदुत्व के बाद आरएसएस, गांधी और गोडसे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजियां जारी हैं। बड़ी बहस में खास खबर यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने को अंग्रेजों का चाटुकार बताया है। साथ ही मंत्री डहरिया ने कहा कि आरएसएस भाजपा के नेता नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी और संसद में ये कांग्रेस नेताओं को बोलने नहीं देते। उन्होंने ये बयान आरंगन विधानसभा में राजीव भवन के लोकार्पण के दौरान दिया। इसी मुद्दे पर बीजेपी के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सोनिया और गांधी की भाषा बोल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी साल में असली मुद्दों की जगह ऐसे मुद्दों को आगे किया जा रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। देश की आजादी के आंदोलन ने नहीं छोड़ी और ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत रीत ये अंग्रेज बन के चाटुकार रीत है, अंग्रेज बन के मुखबिरी करे आरएसएस के लोगन मन और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग ले ओकर जानकारी अंग्रेज मन दे, हमारे कांग्रेसी मन ला और देश के लोगन ला जो देश के आजादी के आंदोलन में भाग ले ओला जेल भजवाए के फांसी चढ़वाए के काम कोई कराए तो आरएसएस के लोगन कराए। ये आरएसएस के नीति रीत है। और आप जाना तो जब देश के संविधान हमारे देश में लागू हुई ये आरएसएस हमारे तिरंगा झंडा व पैरों के तले रौंदे के काम करे रही थे। ये आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये मन कबो अवर मुख्यालय में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लहराए। शिव डहरिया जी पैदा भी नहीं हुए थे और शिव डहरिया जी कभी किताब पढ़े ही नहीं। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की भाषा बोलते हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें तो उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बयान आपने सुने किस तरीके से लगातार बयानबाजियां जो है देखने को मिल रही है। इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा जो है आधारित रहेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा दें। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में सत्ता पक्ष की ओर से करना चाहूंगा। सत्य प्रकाश जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से सत्य प्रकाश जी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि चुनावी साल जहां है, या यूं कहें कि अब चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजियां और जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है पटल पर न रख के इस तरीके के मुद्दों को रखा जाए? जनता के मुद्दे के तो हम 4-4.5 साल से हम जो जनता के जनहित के कार्य होने चाहिए वो तो हम कर ही रहे हैं। विकास के कार्य लगातार निरंतर जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप हर वर्ग की मैं बात करूंगा, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। किसी वर्ग की आप बात करिए, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी वर्ग हो, ओबीसी, सबके लिए हमने काम किया। तो विकास के कार्य तो निरंतर चल रहे हैं। मगर बात यह है कि बीजेपी जब चुनाव आता है तो वो इस तरह की बयानबाजी वो वहां से शुरू होती है। धर्म को बांटने की बयानबाजी कर लीजिए, जातिवाद को बांटने लड़ाने की बात कर लीजिए, तो बीजेपी वहां से शुरू करती है। तो मैं एक बात और बोलूंगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो देखिए आरएसएस की सोच के बारे में उन्होंने बात बताई कि आरएसएस की क्या सोच है, क्या विचारधारा है। आरएसएस का जब जन्म हुआ था तब हिंदुत्व के नाम पे हुआ था। वो उनकी सोच यही थी कि हमको एक अलग हिंदुत्व राष्ट्र चाहिए, यही उन्होंने बोला। और जैसे आरएसएस का, मैं देखिए वेशभूषा, हर किसी की अपनी स्वतंत्रता है, कोई भी वेशभूषा, मगर उनकी जो वेशभूषा भी है वो भी अंग्रेजों के जमाने की है। अंग्रेज के जो अधिकारी थे, जो वो वहां के जो उनके जो अफसर होते थे, वो इस टाइप की वेशभूषा पहनते थे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए 52 साल तक इनके मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता। क्यों नहीं फहराया जाता? यहां तक कि क्यों नहीं फहराया जाता, इसका भी कारण इन्होंने उनकी जो मुखपत्र थी 14 अगस्त 1947 को, उसमें छापा था कि जो 3 रंग है झंडे में वो अशुभ है, हिंदू इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये इनकी सोच को जो क्या दर्शाता है वो है। और अभी 2015 की मैं एक बात और बोलूंगा, इनका जो मुखपत्र है 5 जनवरी, उसके अंदर दादरी में जो घटना हुई थी, अखलाक को जो मारा गया था, उसको भी इन्होंने सही ठहराया था। मुखपत्र में छापा गया था कि भाई जो हमारे योगों में, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जो गो हत्या करेगा उसको मारना उचित है, उसको मारना कोई पाप नहीं है। तो इस टाइप की सोच के बारे में उन्होंने बताया कि जो आरएसएस सोच क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा बांटने की राजनीति की है, हमेशा लड़ाने की राजनीति की है। तो इससे आगाह होने के लिए, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के मध्य आप कभी भी कोई भी प्रदेश आप देख लीजिए, जहां चुनाव होगा, आप कर्नाटक हाल देख लीजिए। ये जहां बात भ्रष्टाचार में हमारी सरकार, हमारी पार्टी में लड़ रही थी, भ्रष्टाचार के नाम पे हम जनता के बीच थे, वहां ये क्या लेके आया? बजरंगबली लेके आया। हालांकि बजरंगबली ने उनको गदा मार दिया, क्या हुआ सबके सामने है। मगर जहां चुनाव आएगा वहां इस टाइप की राजनीति बीजेपी वाले करेंगे। तो हमारे मंत्री जी ने यही बात बोली है कि
सतर्क हो जाइए, आगाह कर रहे हैं कि इस टाइप की राजनीति होने वाली बीजेपी की तरफ से, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला है। और बड़ी बात, हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की पुरानी पार्टी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या किया है वो सबके सामने है। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, ये मालूम है सबको। तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस सोच की बात है। विकास के काम हमारे निरंतर चल रहे हैं, जनता का प्यार हमको समय हमेशा मिल रहा है। देखिए जितनी भीड़ उमड़ रही है, भेंट मुलाकात में, वो बस्तर में जो कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी जी आई, तो हमको जो जनता का प्यार है, जनता का समर्थन, वो तो लगातार मिल रहा है। उस हम विकास विश्वास के दम पे आए थे सरकार में, हमने विकास करके दिखाया। बस्तर का विकास हो चाहे जमीन स्तर का विकास हो, हर तरह का विकास हमने करके दिखाया। उसी के तहत हम फिर चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता हमको फिर से समर्थन देगी। चलिए ठीक है। आप निशिकांत जी, आपका रुख करूंगा। अब आपने भी सुना यहां पर सत्यप्रकाश जी को, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। जिस तरीके से पहले के बयान देखने को मिले हैं आरएसएस को लेकर, गांधी जी और गोडसे को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आए, और इस बीच अब बातें विकास की हो रही हैं। भी सर से वाकिफ हो गए। क्या सत्यप्रकाश जी ये बता पाएंगे मुझे, अगर मुझे सुन रहे होंगे तो, कि ये बताइए कि मतलब आजादी की लड़ाई की शुरुआत आप कब से मानते हैं? अगर ये जवाब दे पाए तो मैं आगे बढ़ूं इससे। नहीं दे पाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 1885 में बनी कांग्रेस, उसको उसकी स्थापना करने वाला अंग्रेज, 1910 तक अगर आप जाएंगे तो अंग्रेजी उनके अध्यक्ष दिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार में भी अध्यक्ष रखते हैं जी। मेरा कंसर्न ये है अभिषेक जी कि 1929 में 31 दिसंबर को, मतलब एक दिन पहले 1930 में लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस पूर्ण स्वराज को ऑफिशियली स्वीकार करती है अपने डॉक्यूमेंट में, उसके पहले तक तो ये पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं करते, पार्टिसिपेशन मांग रहे थे किसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब मेरा कहना ये है कि जब 1930 में आप पूर्ण स्वराज की मांग किए, उसके बाद ब्रिटिश मतलब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, आप आजादी की लड़ाई लड़ कहां से रहे थे? अगर 1885 से लड़ रहे थे तो मुझे ये भी बताइए कि क्या कोई अंग्रेज भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था? क्या नहीं लड़ रहा होगा? तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए, आजादी के दीवाने और परवाने फांसी पे झूल गए। एक लाला लाजपत राय को छोड़ दीजिए, अगर आप एक लाला लाजपत राय को छोड़ दीजिए तो किसी कांग्रेसियों की मतलब मृत्यु भी नहीं हुई उसमें, और आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ा। अब बता सकते हैं आपको, 1925 में बनी आरएसएस 1925 में, और अंग्रेजों से हम मिले हुए थे और सरकार ये चला रहे थे। कांग्रेस की पार्टी जो बनाई गई है वो अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकारी था। कैसे आप बोलते हो कि लड़ाई लड़ी है और किस प्रकार की लड़ाई लड़ी है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी आए इंडिया, नेहरू जी तो बहुत बाद में ज्वाइन की कांग्रेस को, तो ये लड़ाई कहाँ और कैसे लड़ी जा रही थी, ये कांग्रेस तो बताएगी ना। चलिए निशिकांत जी, जो सवाल आप तमाम पूछ रहे हैं उस पर जवाब लेने का प्रयास हम सत्यप्रकाश जी से करेंगे, लेकिन इस बीच एक सवाल और उठता है। एक सवाल और ये उठता है कि जिस तरीके से आप लोग विपक्ष में हैं, अगर सत्ता पक्ष को लेकर बात करें, सत्यप्रकाश जी को लेकर बात करें, तो गिनवाने के लिए चीजें तमाम है उनके पास, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, वो लोग तमाम विकास कार्यों को करवा रहे हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं, क्या विपक्ष में रहते हुए हिंदू और हिंदुत्व कार्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ का चुनाव आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि लगातार इन बातों का भी जिक्र किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो सब काम कर रहे हैं जिन कामों के लिए बीजेपी जानी चाहती है। देखिए, यही महत्वपूर्ण विषय, आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, प्रदेश कांग्रेस सरकार जो 2018 में चुन के आई थी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, उस विक्ट्री के जो कारण थे बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, विधवा पेंशन और तमाम तरह के वादे और घोषणाएं थी। क्या ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे खड़े हैं 4.5 साल में कि बेरोजगारी भत्ता आपको अप्रैल से देना पड़ा, वो भी 18 लाख की जगह पे 250 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया सालाना की बात करके 250 करोड़ रुपया 5 साल का आपने किया। शराबबंदी आपने की नहीं, वृद्धा पेंशन मिला नहीं, विधवा पेंशन मिला नहीं, सड़क बना नहीं, अपराध का गढ़ बना छत्तीसगढ़, और पूरा सूखा नशा का व्यापार यहाँ रायपुर की राजधानी में रोहिंग्या के माध्यम से किया जा रहा है। तो क्या ये प्रदेश सरकार बताने की कष्ट करेगी कि किस मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रहे? देखिए, पहले हवाई यात्रा इन्होंने किया, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ साथ जनता का पैर पकड़ो यात्रा भी कर लिया, अब डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं। तो आखिर एक तो क्लियर कीजिए कि अगर आपकी सरकारें इतनी अच्छा काम कर रही थी तो हवाई यात्रा के बाद हाथ जोड़ो के बाद पैर पकड़ो, ये सब यात्राएं क्यों करनी पड़ी? और महत्वपूर्ण विषय बताता हूँ, मोहन मरकाम जी जब डीएमएफ की बात करते हैं विधानसभा में, या जय सिंह अग्रवाल कोरबा में कलेक्टर को बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, उस समय तो सुनते नहीं। टीएस सिंहदेव जब बोलते हैं प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर होता है, तो ये किसके पार्टी के हैं?
2 नंबर के मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी। टीएस सिंह अग्रवाल इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। उनके क्या मोहन मस्कान प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक तो हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं की बातों को लेकर चलिए, हमारी बात तो मत मानिए कि हम हो सकता है झूठ बोल रहे हो। क्या ये लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए या सम्मिलित होना चाहते हैं? आप बताइए, जनता के हित का विषय उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात को तो आप न करते रहे, लेकिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को या जयसिंह अग्रवाल को या टीएस सिंहदेव को आपको तो समझाना पड़ेगा ना कि आपने जो बातें कही थी उसी का सिंडिकेट खुला तो सौम्या तिवारी से लेकर सूर्यकांत तिवारी तक सब जेल में। आखिर उस सिंडिकेट में जब ईडी ने कुछ कार्रवाई की, 2000 करोड़ का शराब में बताते हैं कितना बड़ा गाला किया आपने, नकली वो स्टिकर लगा के। तो आखिर ये धंधा आप तो प्रदेश की जनता के संसाधनों को तो लूट रहे थे। तो वही जनता तो आपको वोट करने वाली है। तो दोबारा काट कहानी चढ़ने वाला है कि नहीं चढ़ने वाला है, इनको समझ में आ गया जी। चलिए ठीक है निशिकांत जी, एक बार सत्यप्रकाश जी का भी रुक करता हूं मैं। सत्यप्रकाश जी, बातें वही हैं, आप सवाल भी आपसे वही है कि ठीक है, जवाब मैं आपसे निशिकांत जी की बातों पर भी लूंगा, लेकिन सवाल भी आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि जहां एक और लगातार आप लोगों को लेकर ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों पर राजनीति करती है, यानी कि हिंदुत्व की बातें करती है बीजेपी, ये आरोप आप लोग लगाते हैं, ये बात आप लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब बयान आप लोगों की ओर से सामने आ रहे हैं, क्या उस ट्रैक पर आप लोग भी चलने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में रिपीट करने के लिए यही ट्रैक सही रहेगा? देखिए अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा निशिकांत जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने अभी बोला कोई मारा नहीं को, तो ये क्या चाह रहे हैं कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम में अगर किसी की मृत्यु होगी, जो शहादत देगा वही स्वतंत्रता सेनानी है? क्या महात्मा गांधी को नहीं मानते स्वतंत्रता सेनानी? क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मानते स्वतंत्रता सेनानी? क्या लाल बहादुर शास्त्री को नहीं मानते स्वतंत्रता सेनानी? तो दिक्कत यही है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, आरएसएस के साथ समस्या यही है, इनकी सोच यही है, क्योंकि इन्होंने खुद ने तो एक नाखून नहीं कटवाया स्वतंत्रता संग्राम में, मगर यहाँ पे बात इनको बड़ी बड़ी करनी है। और देखिए, मैं इनके ही इन्होंने बहुत बड़ी एक और मैं बात बोलूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने किताब लिखी थी संगम आरएसएस के ऊपर, संगम शरणम गच्छामि। उसमें जो 1947 से 1960 तक जो संघ के प्रचारक थे, उनका नाम था देवेंद्र कश्यप। उन्होंने खुद ने ये बयान दिया था उस किताब में कि संघ ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, हम कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, हमने पार्टिसिपेंट नहीं बने। तो ये इनके आरएसएस के प्रचारक ने खुद ने ये बात बोली थी। यहां तक कि नेहरू जी ने भी, सरदार पटेल जी ने भी ये बात बोली थी जब बैन लगाया था 1948 में कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, मगर गरीब महिलाओं और असहाय लोगों पे हम अत्याचार सहन नहीं कर सकते, इसलिए बैन लगाया जा रहा है। तो ये सरदार पटेल का भी वक्तव्य था उस समय का। तो ये मतलब इनको आरएसएस के बारे में इनके ज्ञान बढ़ा देता हूँ, इनको खुद तो नहीं मालूम। और देखिए, जहां था आपकी बातों का, देखिए हिंदुत्व का बात हो या राम की बात हो, ये इनका फ्रेंचाइजी नहीं है, इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं, इनका डीलरशिप नहीं है। ये हिंदुत्व की बात करिए, राम की बात, ये सबके भावना है। राम सभी के हैं, आपके हैं, मेरे, निशिकांत पांडे जी के, सबके हैं। तो मैं एक बात और बोलूंगा, देखिए जैसे छत्तीसगढ़ में बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में हमने जो धार्मिक तौर पर जो भावना है जो जनता की, जैसे राम के प्रति, क्योंकि राम यहाँ के भांजे हैं, तो उनके हिसाब से भी काम किया जा रहा है, क्योंकि भावना जुड़ी हुई राम के साथ। तो राम जी का यहाँ पे नलिहाल है, और चाहे कौशल्या माता मंदिर का देख लीजिए, 15 साल इनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार तीनों बार थी इनकी। इनको किसने रोका था? हम तो विपक्ष में थे। इनको किसने रोका था कि कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार मत की? इनको किसने रोका था कि राम भवन बनाने से? इनको किसने रोका था? हमने अभी तक 5 मूर्तियां लगा दी लगाने से। तो इन्होंने सिर्फ वोट मांगा उस समय, हमने काम करके दिखाया। जो जनता की भावनाएं हैं राम के साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ भी काम किया। और दूसरी तरफ जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, जो उनका विकास होना चाहिए, वो भी हमने करके दिखाया। और ये बात बड़ी बड़ी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, आपके चैनल में बैठ के। देखिए एक बात और मैं बोलूंगा, इन्होंने 15 साल में क्या किया? डीकेएस घोटाला, नान घोटाला, आज तक ये नहीं बता पाए, ईडी नहीं बता पाई है कि भाई रमन, ये जो मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह, डॉक्टर सिंह, मिसेस सिंह और ये ऐश्वर्या रेजिडेंसी किसका पता था? और ये नान घोटाले के बाद उसका पनामा पेपर जो अभिषेक सिंह नाम था, किसका नाम था? ये तो आज तक नहीं बता पाए। तो ये प्रिजनर्स घोटाले में जो मैनेजर की पकड़े जाते हैं, नार्को टेस्ट में वो नाम लेते हैं रमन सिंह का, मगर वो केस दबा दिया जाता है ईडी का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं कि ईडी की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, मगर नहीं करते। और एक और बात बोलूंगा, इन्होंने अभी बोला शराब घोटाले के बाद 4400 करोड़ का इन्होंने किया, और होलोग्राम के पूरे बीजेपी के लोग ये भ्रमित फैला रहे हैं। देखिए ईडी यहाँ आई है 3 साल पहले, उनको एक मोबाइल के थ्रू कुछ भी मिलता है, उसके बाद आते 3 साल बाद, और यहाँ बोल रही है कि घोटाला हुआ। ना एक बोतल पकड़ी उन्होंने, ना एक नकली होलोग्राम पकड़ा उन्होंने। और यहां तक कि अगर गड़बड़ी हुई है, जो होलोग्राम की बात हो रही है, तो इसका मतलब दुकानदार लोग कर रहे हैं।
और ना एक दुकानदार की गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इनका प्रवक्तव्य, इनका प्रेस रिलीज पहले आता है बीजेपी का, ईडी का आए ना, इनका पहले आता है। रमन सिंह जगह सबके सामने हुआ था, उन्होंने जी। प्रेस रिलीज ट्विटर पे जारी कर दिया, बाद में डिलीट कर दिया था। तो ये सबको मालूम है कि ईडी किसके तहत काम कर रही है, किसके दबाव में काम कर रही है। जी। तो सबसे पहले तो इनको ईडी को ये करना चाहिए कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा केस का क्या हुआ, इसका महाराष्ट्र के सीएम के केस का क्या हुआ, बेंगलोर में बल्लारी ब्रदर्स के केस का क्या हुआ, वो भी थोड़ा बता दे। कलकत्ता में जो है उनके अधिकारी जी, उनका केस का क्या हुआ, वो स्टेटस भी बता दे। तो ईडी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एजेंडा के तहत यहाँ सेट किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार को कहीं ना कहीं रोकने का, उनका विकास को काम को रोकने का काम किया जा रहा है। सत्यप्रकाश जी, आरोप कई लगे हैं। एक बार निशिकांत जी को भी सुन लेते हैं इस बीच। निशिकांत जी, भगवान राम की एंट्री अगर कहीं चुनाव हो वहां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में भी वो एंट्री हो चुकी है। रामपथ गमन को लेकर बात करें, जिस तरीके से 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया प्रदेश सरकार की ओर से, क्या आपको लगता है कि जो लाइमलाइट लूटने का प्रयास आप लोगों की ओर से किया जाता है वो कांग्रेस लूट चुकी है? देखिए, सत्यप्रकाश जी, बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा जी। था। आप जो सवाल उठाए हैं तो इस पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मत है। क्या जी। है, प्रभु श्री राम को अगर कोई मुद्दा मानता है तो स्वाभाविक जी। वो माने, उसके पास लोकतंत्र का अधिकार है। जी। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ये नहीं चलता। ये आस्था का विषय था और आस्था के लिए हमने संघर्ष किया, गोली खाई, लाठी खाई, जेल गए। जी। सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता जेल भी गए और जी। बहुत संघर्ष किया। 3 पीढ़ी संघर्ष करते करते यहाँ तक आई है और तब जाके राम मंदिर बन रहा है। अभी राम जी की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है कि बाबरी विध्वंस के बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुए थे तो मिले मुलायम काफी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम के साथ ये लोग खड़े थे जरूर। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर एक सवाल पूछता हूँ सत्यप्रकाश जी से कि क्या आप राम जी के साथ हैं या बाबरी विध्वंस के साथ भी खड़े होंगे हमारे साथ? एक सवाल। दूसरा प्रमुख विषय जो मैंने आपसे उठाया कि जो डहरिया जी ने कहा, तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी को पढ़ने की आवश्यकता अवश्य है, इतिहास में जाने की आवश्यकता है। देखिए, नेहरू गांधी करके आपको जो करना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन इतिहास में जो भारत की लड़ाई, भारत की आजादी के लिए कुर्बान हुए, उनके लिए भी तो आपको चर्चा करना पड़ेगा। आप बोलते हो कि हमने लड़ाई लड़ी 1929 के पहले, तो आपने पूर्ण स्वराज की बात ही नहीं की। जब भगत सिंह पूर्ण स्वराज की बात करते थे तो उनको बताते थे कट्टरवादी, यही कांग्रेस पार्टी बताती थी। आज के विषय में जब आज 100 साल होने जा रहे हैं तब आपको लग रहा है कि नहीं, इतिहास में ये सब चीजें लिखा हुआ नहीं है। अरे तो आप पढ़िए, लिखिए, समझिए। आप जो बात कर रहे हो तो 1929 के पहले जो फांसी झूल गए, जो गोली खा रही, जो शहीद हो गए, उनका कोई मतलब रोल ही नहीं था उसमें। 1857 में जब मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब जब जंग लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? कहीं तो नहीं थी। 1885 में तो इसी आंदोलन कर 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना की गई कि भारत का जो आक्रोश बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपसे मैं फिर से पूछता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो भैया मुझे तो बताओगे ना कि कब लड़ी, कौन से 1910 तक तो आपके अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो क्या अंग्रेज भी है अंग्रेज के खिलाफ लड़े भारत को आजाद दिलाने के लिए? ऐसा तो कतई संभव नहीं हो सकता। तो जो बातें आपको भ्रम में रखना है वो जनपद और राजीव भवन में रखिए। पब्लिक डोमेन में जब आके आप ऐसी बातें करते हैं तो जनता आप पे हंसती है, आपकी मूर्खता पे हंसती है। लेकिन विषय क्या है? कांग्रेस पार्टी नाखून कटा के शहीद होना चाहती है, हो जाए। 70-60 दशक तो आपने राज कर ही लिया ना इसी नाम से कि हमने आजादी दिलाई, हमने आजादी दिलाई। आखिर आजादी आपने दिलाई थी क्या? शहादत को छोड़ दो लाला लाजपत राय को, तो कौन आदमी आपका शहीद हुआ? वीर सावरकर को जो काला पानी की सजा मिलती उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष था कांग्रेस का और वही था ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकारी, उसने सजा दी थी वीर सावरकर को। और वीर सावरकर पर सवाल उठाने वाले लोग ये हैं। लेकिन मूलतः विषय ये है कि इनको अभी भी लगता है ना कि भारत जो है 19वीं सदी के मध्य में या आखिरी में घूम रहा है। अरे 21वीं सदी का भारत है, सारी चीज पढ़ता है, लिखता है, देखता है, समझता है और हर के हाथ में मोबाइल है। ठीक है, सियासी बयानबाजियां, ठीक है निशिकांत जी, सियासी बयानबाजी लगातार तमाम देखने को मिल रही हैं। चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हम आ चुके हैं। अगर रोड मैप को लेकर बात की जाए तो सत्यप्रकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी आपसे मैं रोड मैप को लेकर लेना चाहूंगा। चुनावी साल चल रहा है और जिस तरीके से मैंने चर्चा की शुरुआत में भी जिक्र किया कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनाव को लेकर, क्या कुछ रोड मैप सत्यप्रकाश जी आप लोगों के पास है? किस रोड मैप के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने जब सरकार बनाई थी तब भी हमने जनता को भरोसा दिया था कि विकास और विश्वास, इसी के तहत हमने सरकार बनाई थी। और सुरक्षा, बस्तर के क्षेत्र को अगर पर्टिकुलरली बात करो
तो उसी के तहत हमने 4-4.5 साल काम किया है। विकास और विश्वास, जनता का विश्वास हमने जीता है। जितने उपचुनाव आप देख लीजिए हमने जीते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत सबसे अधिक हमने जीते हैं। तो जनता का प्यार हमने बढ़ाया है, समर्थन हमारी तरफ बढ़ रहा है, जनता का प्यार बढ़ रहा है हमारी तरफ। तो हमने विकास भी करके दिखाया। ये दिख रहा है कि जनता का जो प्यार है बढ़ रहा है, विश्वास जो बढ़ रहा है। तो हम इसी के तहत, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने हर वर्ग के लिए काम किया। मैं आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, कोई एक वर्ग नहीं ऐसा होगा जिसके लिए हमने काम नहीं किया हो। किसान हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, युवा वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, हर वर्ग के लिए हमने काम करके दिखाया। इसी के लिए हमको जनता का प्यार मिलता जा रहा है। आप देखिए, भेंट मुलाकात की बात कर लीजिए, उपचुनाव की बात कर लीजिए, नगर निगम, नगर पंचायत की बात करिए, जितने भी चुनाव हुए हम हमेशा जीत रहे हैं। और जहां भी जैसे भेंट मुलाकात की मैं बात बताना चाहूंगा छोटी सी, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश किसी भी देश के, अपने भारत देश की बात करूंगा, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं। और वहां जो भी कमियां मिल रही है, कोई भी अधिकारी की भी इसमें गलती पाई जाती है तो उनको वहीं खड़े खड़े सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, जो जनता के हितों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अधिकारी को सस्पेंड करते हिचकिचाते नहीं कि कौन अधिकारी कितना बड़ा अधिकारी है। तो ये हमने करके दिखाया और इसी के तहत हम जनता के बीच फिर से जाएंगे, जो हमने काम करके दिखाया, जो हमने विकास के काम करके दिखाया। इन्होंने तो बस्तर को छुआ तक नहीं था। 15 सालों में बस्तर एकदम बिगड़ गया। उनके हालात क्या थे? आदिवासी के जमीनें छीन ली उनकी, उनके वहां 300 स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल नहीं थे। आज हमने वहां 2-2 अस्पताल खोले। 15 सालों में एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने दिया। हमने एक साल में 2 मेडिकल कॉलेज की दी। अभी 2 दिन पहले अखबार में छपा था कि 30 साल बाद वहां के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन हो रहे। तो ये हमने करके दिखाया, जनता के बीच हमने ये काम करके दिखाया, भरोसा जीता है। मतलब इसी के तहत हम फिर से जनता के बीच मतलब सत्यप्रकाश जी, जो वादे किए उन वादों को आपने करके दिखाया और उसी के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से निशिकांत जी मैं आपका रुख करूंगा, आप 1 मिनट का समय है, रोड मैप जानना चाहूंगा, किस रोड मैप के साथ आप जाएंगे? रोड मैप तो हमारे 15 साल का कार्यकाल था यहाँ पर, जी। हमारे कार्यकाल देखा है, इनका 4.5 साल के कार्यकाल को देखा है और वादा खिलाफी को भी देखा है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सिंडिकेट खुला है, शराब में, कोयला में, राशन में, और यहाँ तक मतलब रेत। चलिए, मतलब एक तरफ 15 साल का कार्यकाल है, एक तरफ 5 साल का कार्यकाल रहेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लड़ाई क्या मोड़ लेगी। निशिकांत जी, सत्यप्रकाश जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और बड़ी बहस में जिस तरीके से आज का मुद्दा बयानबाजी थी, चुनावी साल शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा आगे चलकर किस तरीके से और बयान जो है देखने को मिलते हैं प्रदेश में, किस तरीके से सत्ता मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, धन्यवाद।